गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी से बहुत नमस्कार। मनन कह रहे हैं हेलो सर फ्रॉम नैनीताल। हेलो मनमोहन, पंकज, घनश्याम, राहुल, सृष्टि, आलोक, सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी हेल्दी हैं, बढ़िया स्वस्थ हैं। कल ही आपसे मुलाकात हुई थी तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा जीवन में। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का माहौल बनाना शुरू किया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने। तो एक बार मुझे बताओ कि क्या आपकी क्लास स्टार्ट हो गई? आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? आकांक्षा, वसुंधरा, पायल, कुछ कमेंट हमारे पास और आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। वसुंधरा कह रही है सर एक क्वेश्चन है, बताओ जी क्या क्वेश्चन है। वे कह रहे हैं कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं। हेलो। विजेंद्र कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। आयुष कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। बताओ बेटा। मनमोहन कह रहे हैं यस सर। सुमन ठीक से चल रहा है? ठीक है। हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बच्चा कुछ कह रहा था, कुछ क्वेश्चन है फिर आया नहीं उसका। लक्की, आकाश, शिखा, विवेक। रवि कह रहे हैं सर मैं आपके पहले जे स्पेशल बैच 46 में भी था, आपने वेट कम किया है क्या? ये अटक गया क्या क्लास? एक मिनट रुको, क्लास अटक गया है लग रहा है। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। क्लास अटक गई थी ना अभी। मुस्कान, अंशु, लक्की, रितु। चलो बेटा शुरू करते हैं हम। आज हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कल हमने क्लास में पढ़ा था कि करंट क्या है, कि इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो करना है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसे बेटा मैंने कल आपको बताया था कि उसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। लेकिन हमने एक बात और समझी थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में फ्लो करना, वो हमारा कहलाएगा करंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जितना तेजी के साथ फ्लो करेंगे उतनी अच्छी करंट बनेगी। तो करंट की हमारी डेफिनेशन बनती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के प्रवाह करने की दर। रेट, दर का मतलब होता है कि कितना फटाफट, कितना तेजी के साथ में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए particular direction, in a particular direction is called electric current. The rate of flow of electric charge in a particular direction is called electric current. हिंदी में लिखेंगे वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। करंट को हम लिखते हैं आई से। तो करंट क्या है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और दर का मतलब होता है, रेट का होता है टाइम से डिवाइड कर दो कितने टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेटा आपके पास फॉर्मूला बनेगा आई इजकल टू क्यू बाई टी, है ना। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो बेटा करंट की जो एसआई यूनिट है सबको पता होगी। करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, सिंबल होता है इसका ए। चार्ज नापते हम कूलम में, और टाइम को नापते हम सेकंड में। तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर। तो
1 एम्पियर जो है वो 1 कूलम पर सेकंड के बराबर है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर किसके बराबर आया? 1 कूलम पर सेकंड के। जैसे कि हमारे पास में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो साहब ये नहीं, ये क्वेश्चन देखना, ये आप कर सकते हैं। तो एम्पियर इज सेम एज, तो बेटा एम्पियर किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा कि 1 एम्पियर होता है कूलम पर सेकंड के बराबर, है ना। अच्छा, दूसरा एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई किसी तार में करंट के फ्लो करने के लिए क्या जरूरत है, भाई अगर आप चाह रहे हैं कि भाई किसी वायर में करंट फ्लो करे, है ना, करंट फ्लो करने के लिए आपको इसके सिरे पर एक बैटरी लगानी पड़ेगी। भाई बैटरी लगाओगे तभी तो करंट चलेगी। और बैटरी के मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर कोई बैटरी मान लो कि 20 वोल्ट की बैटरी है, तो हम बैटरी लगाते हैं तो किसी तार के सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना विभवांतर स्थापित हो जाएगा 20 वोल्ट का। भाई अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो तार के सिरों पर 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज, यानी कि तार के सिरों पर 20 वोल्ट की वोल्टेज आ जाएगी। तो अगर पेपर में पूछ ले कि करंट के फ्लो होने की शर्त क्या है, तो आप बोलेंगे करंट के फ्लो होने की शर्त यह है कि तार के सिरों पर बैटरी लगी होनी चाहिए, यानी कि तार के सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो आप एक चीज लिखेंगे, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट there should be a potential difference, there should be a potential difference across the ends of wire। हिंदी में लिखेंगे, तार में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए, तार में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए तार के सिरों पर विभवांतर का होना अति आवश्यक है। तार में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए तार के सिरों पर विभवांतर का होना, यानी कि बैटरी का लगा होना अति आवश्यक है। फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर शुड बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, इसने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ई, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है सही बच्चों को, कि अगर किसी भी वस्तु पे चार्ज है ना, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमेशा किसी वस्तु पे चार्ज उसके गुणक में, उसके मल्टीपल में होगा। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई, यानी किसी वस्तु पे अगर चार्ज होगा तो ऐसे हो सकता है 2E, 3E, 50E, 100E, 150E। कभी किसी वस्तु पे चार्ज ऐसे नहीं होगा कि 1.3E हो जाए, 1.3E ये गलत है, 1.75E ये गलत है, 0.93 गलत है। तो किसी वस्तु पे हमेशा चार्ज ऐसा हो सकता है E, 2E, 3E, 4E ऐसे हो सकता है। अब आप एक चीज देखना कि इलेक्ट्रॉन में बेटा चार्ज कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये यानी कि E के बराबर ये चार्ज तो पॉसिबल है। ये 16 दूनी 32 यानी कि 2E है, ये भी पॉसिबल है। ये 4E ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये कितना बेटा? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का आधा यानी कि है 0.5E, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर ये बनेगा। तो किसी वस्तु बेटा जो चार्ज होता है ना, चार्ज को लिखता हम क्यू से, तो किसी वस्तु पे हमेशा चार्ज होता है NE के बराबर, यानी कि N की जो बेटा यहाँ वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इंटीजर होगी। यानी किसी वस्तु पे चार्ज क्या हो सकता है? N की वैल्यू अगर 5 हुई तो 5E, N की वैल्यू 12 हुई तो 12E, 17 हुई तो 17E। यानी कभी N की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। दूसरा,
एन जो है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती है और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब ये है, आप सभी को बेटा पता है कि किस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई के बराबर। अगर किसी वस्तु पे चार्ज है 5e, इसका मतलब है कि उस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है जितना 5 इलेक्ट्रॉन पे होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वस्तु पे चार्ज है 100e, तो एक तो पहले देखो कि क्या 100e पॉसिबल है, बिल्कुल है भाई। किसी वस्तु पे चार्ज होगा e के मल्टीपल में, इंटीजर मल्टीपल कितना है 100। तो अगर किसी वस्तु पे चार्ज है 100e, इसका मतलब यह है कि जितना चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन पर होता उतना चार्ज है। अगर किसी वस्तु पर चार्ज है 20e, जितना चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज है। तो किसी वस्तु पर चार्ज हमेशा होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके गुणक में, उसके मल्टीपल में होगा। इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ज बन रहा था वो फ्रैक्शन में बन रहा था 0.5, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब इसी आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये केवल आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। इसने कहा if the current flowing through a wire is I and charge of an electron is E, then number of electron flowing in t second will be determined by with the help of। कह रहा है कि तार में I धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो t सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यानी कि आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा भाई, Q इक्वल टू एन ई में n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो Q की वैल्यू है एन ई, तो I की वैल्यू हो जाएगी एन ई बाई टी। तो हमें n निकालना है तो आई टी बाई ई के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आएगी वो आई टी बराबर ई के बराबर आएगी। ये कल जो मैंने रात को यूट्यूब पे क्लास ले रहा था उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे, जो बच्चा आया होगा उसे पता होगा। अरे कर पा रहे क्वेश्चन को ये सभी आप, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई करंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है Q बाई टी, लेकिन आप इसी करंट के फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। भाई करंट क्या है, Q बाई टी के बराबर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई करंट तो Q बाई टी तो है, वो बात सही है। लेकिन चार्ज की वैल्यू, चार्ज का एक फॉर्मूला और होता है एन ई, तो करंट का मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी बन गया। तो करंट का फॉर्मूला है तो आपको Q बाई टी लिखा मिलेगा पेपर में, या एन ई बाई टी, क्योंकि Q की वैल्यू होती है एन ई के बराबर। ठीक, चलो अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमें पता चल गई कि चार्ज का फ्लो करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भाग रहा हो तो इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में भागने को हम करंट बोल देते हैं, और करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम चार्ज अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ 20 माइक्रो कूलम चार्ज, if 20 microcoulomb charge is flowing in a wire in 1 minute, find the value of electric current in that wire। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी तार से 1 मिनट में, यदि किसी तार में 1 मिनट में 20 माइक्रो कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी तार में 1 मिनट में 20 माइक्रो कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो तार में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। यदि किसी तार में 1 मिनट में 20 माइक्रो कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। करो बेटा से बच्चे क्वेश्चन ये भाई, क्लास 1 बजे स्टार्ट हो रखी है श्रेयांश, बार बार लिखने से लेट नहीं होगी स्टार्ट। देखो अब बेटा आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट बतानी है, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q की वैल्यू दे दी आपको उसने 20 माइक्रो कूलम, और टाइम कितना दे रखा है आपको 1 मिनट, और कह रहा है कि कितनी करंट बनेगी, तो
तो करंट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे यहाँ से? ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपको वैल्यू दे रखी है क्या वो एसआई यूनिट दे रखे हैं कि नहीं दे रखी हैं। भाई टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो तो सेकंड होती है, टाइम को तो हमेशा सेकंड में मेजर करेंगे हम। तो 1 मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड। बेटा चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, यानी कि एक्चुअल में चार्ज आपको दे रखा 20 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम का, और टाइम एक्चुअल में 60 सेकंड का है। जो बच्चे सीधा यहाँ 20 रख देगा, यहाँ 1 रख देगा, उसका आंसर गलत आएगा। तो चार्ज है बेटा कितना हमारे पास में? 20 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम, और टाइम कितना है? 60 सेकंड। तो 20 40 20 60, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/3 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर आ जाएगा। जो लक्की ने कुछ हमें लिखा है सही। और 1/3 का होता है बेटा 0.33 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, या -6 का होता है माइक्रो, तो 0.33 माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हैं आप। तो जिन बच्चों ने ये लिखा है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। भाई देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करो, ये नहीं कि टाइम घंटे में रखा तो घंटे में रख दिया, मिनट में है तो मिनट में रख दिया, ऐसे नहीं करना, गलती। ठीक है, तो टाइम को हमेशा बेटा सेकंड में चेंज करना है, लंबाई हमेशा मीटर में रखनी होती है न्यूमेरिकल में। सेंटीमीटर किलोमीटर दे रखा तो मीटर यूज करो, टाइम के लिए सेकंड यूज करो, मास द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का यूज करो। करंट के ऐसा यूनिट क्या बता रखी है आपको? एम्पियर। चार्ज की कुलाम, तो कुलाम में ही पुट करना है। ठीक है, तो जो ऐसे करेगा उसका सही आ जाएगा, वरना फिर आपका आंसर आ रहा होगा 20, तो गलत हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने, इसने वसुंधरा ने, इसने तो ठीक लिखा 20 गुणा 10 की पावर -6, तो चेंज कर लिया, पर टाइम को उसने मिनट का 1 ही रख दिया, तो उसका गलत आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे टेक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सीजल मेंस में पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। तो उसे हम देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। ये बेटा मेरे पास में एक तार है, इस तार की लंबाई है L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है A। तो L का मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, तो एल तार की लंबाई है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। अब बेटा आप कहेंगे सर तार की लंबाई तो हम समझ रहे हैं, भाई लंबाई क्या है? तार के जो दोनों सिरे हैं, दोनों एंड हैं, उनके बीच की जो लंबाई होगी वो तार की लंबाई कहलाएगी, है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो क्या बला है, आप ये समझो जैसे कि ये मेरे पास में एक तार है। अरे भैया एक वसुंधरा क्यों परेशान हो रहे हो? अरे खाली बैटरी में एक वाटर थोड़ी ना डाला जाता है, उसके अंदर एसिड होता है, खाली होना एकदम खाली डिस्टिल वाटर भर रहे हो उसके अंदर, वो तो उसकी थिकनेस को, उसकी डाइल्यूट ज़्यादा ना हो जाए, वो ज़्यादा उसे कम करने के लिए मिला देते हैं डिस्टिल वाटर उसके अंदर, ये ना खाली डिस्टिल वाटर ही भरा होता है उसके अंदर। अब यहाँ देखना, ये मेरे पास में एक तार है, तो ये तार यहाँ चल रहा है 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 चल रहा है, जहाँ पे तार खत्म हुआ उसके आगे जो आपको गोलाई दिखाई दे रही है बेटा, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप खुद समझो कि तार की मोटाई समझ लो, अगर तार मोटा होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, अगर तार पतला है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और पतला है तो और कम हो जाएगा।
तो जो आगे जब कोई तार जहाँ चल रहा है, चल के जहाँ खत्म हो जाता है, जो आगे आपको गोलाई से दिखाई देती है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो इधर से एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इस तरफ कम है। तो ए का मतलब बेटा यहाँ पे जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, तार की अब मोटाई समझ लो। अब देखो किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है, देखो जब किसी तार में करंट चलती है ना, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें चलते हुए गड्ढे मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर मिलता है, पत्थर पड़े हुए मिल जाएंगे। तो जब हमें रोड पे हम चलते हैं तो हमें कुछ रुकावटें मिलती है, मुसीबत, उसे हम कहते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है ना। ऐसे जब किसी तार में करंट चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते समय भी कुछ दिक्कतें आती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कैसे दिक्कतें आएंगी भाई? तार में जो करंट बनती है वो बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बेटा जिन एटम से बाहर निकले हैं तो उन एटमों पर टक्कर मारते हैं ना। ये भाई फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते काटते बाहर निकल गए थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से बाहर निकले उन पर टक्कर भी तो मारते हैं। तो वही इनके लिए रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करते समय जो रेजिस्टेंस मिलेगा, जो प्रतिरोध मिलेगा, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो समझना। देखो किसी तार का जो रेजिस्टेंस है वो बेटा वो तार की लंबाई के होता है प्रोपोर्शनल, समानुपाती। यदि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर बहुत लंबे तार में चलना पड़ेगा इन्हें, तो ज़्यादा एटमों पर टक्कर मारते मारते आगे बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो किसी तार का रेजिस्टेंस लंबे तार के लिए होता है ज़्यादा, और रेजिस्टेंस जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि तार की मोटाई की होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर तार पतला होगा तो पतले तार में फ्लो करते समय इलेक्ट्रॉन मुश्किल आएगी भाई, पतली सड़क को दिक्कत आती है ज़्यादा। मोटा तार हो, देखो अगर नीचे की वैल्यू कम, तार पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तार मोटा है यानी कि चौड़ी सड़क समझ लो तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम आएगा। यानी तार लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तार पतला है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, और तार लंबा और पतला दोनों ही हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। देखो किसी तार का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन चलते समय उतना ही टक्कर मार रहे होंगे एटम पे, ज़्यादा रुकावटें आ रही होंगी। अब आप लोहे की दो चीज़ें लो, लगातार टक्कर मारो उसमें, और ऐसे हाथ लगा के देखना, आपको चीज़ गर्म होती दिखाई देगी, यानी टक्कर लगने से गर्मी पैदा होती है। तो जो लंबे और पतले तार हैं उनका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, यानी कि ऐसे तार जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो अपने दिमाग में फील करो, एक लंबा पतला तार आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वो तुरंत जल जाएगा, फूक जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबे और पतले तार के रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो लंबे और पतले तार इसलिए जल्दी गर्म होंगे। इसलिए घर में जो हमारे जो हैवी चीज़ें हैं ना, प्रेस हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, मोटर हो गए, इनके तार आप देखना हमेशा मोटे होंगे, क्योंकि इन्हें बहुत हाई करंट चलती है इनके अंदर से, 16 एम्पियर की। नॉर्मली जो पंखा ट्यूबलाइट होती है 5 एम्पियर की चलती है उनमें। तो करंट जब ज़्यादा चलेगी इनके अंदर, तो करंट क्या करेगी, करंट चलना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, टक्कर ज़्यादा अगर लगेंगी तो तार जल्दी गर्म हो जाएगा। तो कभी इनके साथ हम लंबा पतला तार नहीं जोड़ेंगे। एसी के साथ में देखना तार बहुत ही मोटा होता है और छोटा होता है। एसी का जो सॉकेट होता है बहुत नज़दीक होता है उसके, क्योंकि तार कम, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम होगा। यानी जो छोटे और मोटे तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसे तार जल्दी गर्म नहीं होंगे। लेकिन पतले और लंबे तार जल्दी गर्म हो जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, लॉन्ग एंड थिन वायर हैज लार्जर रेजिस्टेंस। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध, लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। लॉन्ग एंड थिन वायर हैज लार्जर रेजिस्टेंस, लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। शॉर्ट एंड थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, छोटे और मोटे तार का कम होता है। नहीं कि किसी तार का रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, वो उसकी लंबाई और मोटाई पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसलिए अगर घर में कभी आपको बहुत ही हैवी कोई चीज़ चलानी हो, तो आप हैवी चीज़ चलाने के लिए आप मोटा तार लेना और छोटा तार लेना, क्योंकि वो तार जल्दी गर्म नहीं होगा, फूकेगा नहीं जल्दी से वो। अच्छा, दूसरा अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। अब यहाँ देखना, रेजिस्टेंस जो है लंबाई के तो है समानुपाती प्रोपोर्शनल, और एरिया के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आप सभी को पता है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे उस कांस्टेंट को लिखते हैं हम रो से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास रो एल बाई ए।
यहाँ पर रो को बेटा हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ये इसके लिए एक नाम और यूज होता है जो आपके सीजीएल में यूज किया था उसने पिछली बार। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, तो प्रतिरोधकता लिखा जाएगा या विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ देखना बेटा थोड़ा सा रेजिस्टिविटी से समझते हैं हम। क्वेश्चन जनरली इसी के आसपास घूमता है पेपर में। भाई हमें पता चल गया कि भाई कोई तार जो है जो उससे करंट पास करेगी तो उसकी लंबाई मोटाई इंपॉर्टेंट है कि तार बहुत ही छोटा सा मोटा है कि लंबा है कि पतला है। लेकिन बेटा ये इस बात पे तो डिपेंड करता होगा ना रेजिस्टेंस की मटेरियल कौन सा है। उतना ही लंबा मोटा तार आप ले लो चांदी का, उतना ही लंबा मोटा ले लो लोहे का, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम आ जाएगा? नहीं भाई, सिल्वर का चांदी का अलग आएगा, लोहे का अलग आएगा, कॉपर का अलग आएगा, एल्युमिनियम का अलग आएगा। तो यानी कि किसी तार का रेजिस्टेंस लंबाई मोटाई के अलावा इस बात पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि मटेरियल कौन सा है। अब फॉर्मूले में लंबाई के लिए तो सिंबल हम यूज कर चुके हैं एल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई के लिए हम ए भी यूज कर चुके हैं। अब एक सिंबल बचा हमारे पास है रजिस्टिविटी रो, यानी कि जो रजिस्टिविटी है ये प्रतिरोधकता जो है मटेरियल के लिए है। यानी कि जो रजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता है, ये बेटा अलग अलग मटेरियल के लिए होती है, अलग अलग। कॉपर के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, अलग अलग मेटल की रजिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो इसलिए यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो तार की लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है, मोटाई पे भी, और ये रजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। यानी रेजिस्टेंस इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल कौन सा है। लेकिन जो बेटा रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, ये विशिष्ट प्रतिरोध ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है। उतना ही आप लंबा, और एक और आ गया, एक और बेवकूफ आ गया बीच में क्लास में चलती हुई में। एक तो 1:30 बजे आया है, गुड आफ्टरनून की लाइन लगा दी, फिर कह रहा है एसी डीसी बता दो। क्या बच्चे हैं ये, तेरा बेटा कुछ नहीं हो रहा, तू क्लास बंद कर, अपना यूट्यूब देख रहा था ना, यूट्यूब भी देखता रहे अब तो। अब हमारे पास में अगर हम एक चीज देखें कि भाई जो तार का जो रेजिस्टेंस है वो हमने कहा कि भाई लंबे और पतले तार के लिए ज्यादा, छोटे मोटे के लिए कम, यानी कि रेजिस्टेंस जो है लंबाई मोटाई पे डिपेंड तो कर रहा है। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करता होगा कि लोहे का तार है कि चांदी का तार है। तो अब मेटेरियल पे भी डिपेंड करता होगा, तो मेटेरियल के लिए एक ही सिंबल बचा, वो क्या है? रो। यानी कि जो रजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो अगर ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तीनों चीज आ गई, लंबाई भी, मोटाई भी, मटेरियल भी। यानी तार का रेजिस्टेंस तो लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी, मटेरियल कौन सा है। लेकिन जो रजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसे लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 2-4 बातें लिखेंगे, धीरे धीरे इसमें आपको मैं समझाऊंगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। पहले 2 बातें लिखो। पहले लिखेंगे कि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यार कितने मूर्ख बच्चा है भाई, ये क्या आप कर रहे हैं भाई? इनका कहने के बाद कह रहे हैं एसीडीसी बता दो। भाई से छोड़ दूंगा, क्लास में चल रहा है ये। मतलब तुम क्या होम ट्यूशन पढ़ रहे हो कि अकेले पढ़ रहे हो मेरे से, कि बीच में उठा के चलाए 1:30 बजे, कह रहा जी एसीडीसी बता दो। कुछ बुद्धि दी होगी भगवान ने, उसका यूज कर लो। ये चैप्टर खत्म होगा, अपने आप पता चल जाएगा, एसीडीसी आ जाएगा अपने आप से। रेजिस्टेंस बताए नहीं, कह रहा जी एसीडीसी बता दो। फिर कहते हैं कि भाई टीचर डांट देता है। क्या करें, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, अच्छी खासी चलती हुई क्लास को खराब कर देंगे। कमेंट भर दिए पूरे इसने जब से आया क्लास में। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लिखेंगे आगे। रेजिस्टिविटी depends on material of wire and temperature। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान। एक बेटा तापमान पे भी डिपेंड करती है, कैसे करती है भी आएगा इसी क्लास में, आज की क्लास में आएगा ये। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। तो बेटा रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है, ये जो मैंने लिखा है सिंबल यहाँ पर रो, ये रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी,
तो मेटेरियल पर डिपेंड करती है, लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है। ये फिक्स है, कॉपर के लिए फिक्स है, चांदी के लिए फिक्स है, गोल्ड के लिए फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए बस। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उस मटेरियल की लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सभी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। अब देखो रेजिस्टेंस जो है बेटा, इसका एसआई मात्रक तो ओम है। आप मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस का मात्रक तो ओम है, इस रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या बनेगी? इस फॉर्मूले की हेल्प से बताओ कि अगर रेजिस्टेंस को हम ओम में नाप रहे हैं तो रजिस्टिविटी, ओम का सिंबल होता है ये, तो रजिस्टिविटी अगर ओम में, रेजिस्टेंस ओम में नाप रहे हैं तो रजिस्टिविटी की यूनिट, इसका मात्रक क्या बनेगा? करना ये स्वाति का गलत हो गया, पहला ही आंसर इतना गलत। अरे तो बेटा आसान था ये। देखो रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए। तो बेटा रजिस्टिविटी हो जाएगी आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि हम नापते हैं ओम में, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, और लंबाई के लिए यूज करते हैं हम मीटर का। तो अब हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो बेटा मीटर से मीटर तो कट गया, तो बेटा रजिस्टिविटी की जो यूनिट बनेगी ना, इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी ओम मीटर। ओम मीटर बनेगी। तो रजिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर है। मनन भाई रेजिस्टेंस का था ओम, ओम मीटर वालों को सही है। सेंटीमीटर की पावर -1, ये कहाँ से निकाल के आ गए भाई आप? इसकी बेटा यूनिट है ओम मीटर। अब देखो थोड़ा सा मैं आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ें आसान कर देता हूँ। देखो यहाँ देखना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे बस ध्यान समझना। एक तरफ लिख रहा हूँ मैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा मैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। देखो रेजिस्टेंस क्या है किसी तार का, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तार की लंबाई कितनी है, तार की मोटाई कितनी है, ये तार कॉपर का है कि किसका, मटेरियल कौन सा है, और टेम्परेचर क्या है, सब पे डिपेंड करता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? ओम। रेजिस्टिविटी को इस बात से मतलब नहीं है कि तार की लंबाई मोटाई क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तार सोने का है कि चांदी का है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। और इसकी जो यूनिट है वो है ओम मीटर। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो यूनिट पूछता है ना, वो रेजिस्टिविटी की पूछता है। बिल्कुल हो जाएगा, इस वन पूर्ण आशीर्वाद है, खुश रहो। अच्छा देखो, अब रेजिस्टेंस पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, कितना मैं बोल दूं बच्चों को फिर बाद में आके रोते हैं बाहर, अरे यार ध्यान नहीं दिया। कि प्रतिरोध पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को केवल इस बात से मतलब है कि मटेरियल कौन सा है, कॉपर है कि सिल्वर है कि क्या है, वो लंबा पतला कितना है उससे मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस लंबाई पे, मोटाई पे, सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है ओम, और इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है ओम मीटर। ठीक है। जैसे अगर हम सिल्वर जो होता है बेटा, चांदी, सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। जितनी रजिस्टिविटी कम होगी, जितनी प्रतिरोधकता कम होगी, यानी कि उतना ही बढ़िया मेटल होगा। रजिस्टिविटी जितनी कम उतना ही बेहतरीन। तो रजिस्टिविटी होती है इसकी 1.6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो सिल्वर की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर की। बाकी थोड़ी से ज़्यादा है कॉपर की, फिर एल्युमिनियम, सबकी फिर बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे कम हमारे पास जो होती है सिल्वर की रजिस्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस से हम नहीं बता पाएंगे कोई मेटल अच्छा है कि बेकार है। भाई मान लो मैंने क्या किया कि एक लोहे का तार ले लिया, और लोहे का तार बहुत ही छोटा ले लिया और मोटा ले लिया, और मैंने सिल्वर चांदी का तार ले लिया लंबा और पतला,
तो रेजिस्टेंस तो लंबाई मोटाई पे भी डिपेंड करता है। तो सिल्वर का तार जो चांदी है वो लंबा पतला तार ले लिया, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, और लोहे का छोटा मोटा लिया था उसका कम आ जाएगा। तो किसी बंदे को ये लग सकता है कि भाई लोहा तो अच्छा होता है। भाई आप कंपेयर तो सेम में करोगे ना, अगर उतना ही लंबा तार लो लोहे का, उतना ही लो चांदी का, उतना ही मोटा लो लोहे का, उतना ही लो चांदी का। अब देखो तो रेजिस्टेंस सिल्वर का चांदी का कम आएगा। तो रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता से पता चलता है ज़्यादा बढ़िया तरीके से कि कोई मेटल अच्छा है कि बेकार है। जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ही बढ़िया, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही बेकार मेटल होगा। रेजिस्टेंस से हमें क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो ये भी डिपेंड हो जाता है फिर कि मेटल की लंबाई मोटाई कितनी ली है। तो अच्छे से पता लगाने के लिए मेटल अच्छा है कि बेकार है, तो रेजिस्टिविटी पे फोकस किया जाता है, प्रतिरोधकता पे। ठीक। अच्छा, दूसरा एक शब्द यहाँ पे लिखूंगा मैं, कंडक्टेंस चालकता। इसे बेटा लिखते हैं हम जी से। और कंडक्टेंस होता है बेटा रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। तो चालकता होती है 1/, प्रतिरोध, यानी कंडक्टेंस जो है जी, ये होता है 1/, रेजिस्टेंस के बराबर। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट है कि जो कंडक्टेंस है चालकता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, इसका मात्रक क्या बनेगा। तो बेटा देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट बनेगी 1/, ओम। इस ओम को ऊपर ले जाओ तो इसे हम लिखते हैं ओम इनवर्स, और इसी ओम इनवर्स को बेटा हम कह देते हैं महो। तो जो चालकता है इसका मात्रक होता है महो। तो ये बहुत आता है पेपर में कि कंडक्टेंस चालकता का मात्रक महो है। बहुत सारे बच्चे रेजिस्टिविटी का भी महो बता देते हैं। रेजिस्टिविटी का तो ओम मीटर आया है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर, और कंडक्टेंस चालकता का बनता महो। हालांकि महो इसका पुराना नाम है, आजकल इसके लिए हम यूज करते हैं नया नाम सीमेंस, लेकिन पेपर में अभी भी आजकल महो लिख देता है। अगर महो नहीं लिखा मिलेगा तो फिर आपको सीमेंस लिखा मिलेगा, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, क्योंकि बस ये इसका पुराना नाम है और ये इसका लेटेस्ट नाम है। तो महो की जगह आजकल हम सीमेंस यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा एक चीज और देखना कि अगर मेरे पास में एक इंसुलेटर हो, कुचालक, कुचालक यानी कि जिससे करंट पास नहीं करती, रबड़ प्लास्टिक, तो बेटा जो कुचालक होते हैं ना, इनका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट, अनंत। इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर पाती। तो जो कुचालक हैं, अगर इनका रेजिस्टेंस बेटा अनंत है तो इनकी चालकता कितनी हो जाएगी, तो चालकता होती है 1/, प्रतिरोध, तो यानी कि कितनी आएगी, 0। यानी भाई जो कुचालक हैं इनका प्रतिरोध तो अनंत है, लेकिन बेटा इनका जो कंडक्टेंस, इनकी जो चालकता है वो 0 है। भाई कुचालक तो चालक है ही नहीं, तभी तो इनकी चालकता 0 है। तो याद रखना कि अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि जो कुचालक होते हैं इंसुलेटर, इनका प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ज्यादा, कुचालक इतना प्रतिरोध है करंट पास ही नहीं करेगी, इनका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, अनंत, और तो चालकता कितनी हो जाएगी इनकी, 0। भाई कुचालक की तो चालकता 0 है, कुचालक तो चालक है ही नहीं। तो जो इंसुलेटर होते हैं इनका रेजिस्टेंस होता है अनंत और चालकता होती है इनकी 0। लेकिन जो बेटा हमारे पास होते हैं कंडक्टर चालक, जैसे कि मेटल, जो हमारे पास में चालक होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तभी तो करंट पास करती है इनसे। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी कि इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि चालकता अच्छी किसकी होती है, चालकों की। तो कंडक्टेंस अच्छा होगा कंडक्टर का। तो जो कंडक्टर होते हैं इनका कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस लो होता है। लेकिन जो इंसुलेटर है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस, चालकता बहुत ही कम बनेगी। तो इसे ध्यान रखना कि चालकता जो होती है ये 1/, प्रतिरोध होती है, कंडक्टेंस होता है 1/, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनती है, ओम, तो इसकी यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स, या हम कहते हैं महो। ठीक, या महो की जगह सीमेंस भी आप यूज कर सकते हैं, जिसका लेटेस्ट नाम है। ठीक। दूसरा मैंने कहा कि जो कुचालक है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें कंडक्टेंस 0 बनेगा। जो कंडक्टर है चालक, इनका रेजिस्टेंस कम होता तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा ऐसे यहाँ पे एक सब लिखेंगे हम, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। कंडक्टिविटी को बेटा लिखते हैं हम सिग्मा से। कंडक्टिविटी होती है 1/, रेजिस्टिविटी, 1/, प्रतिरोधकता। कंडक्टिविटी 1/, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, रेजिस्टिविटी का होता है रो। तो अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो बेटा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो ओम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स बटे मीटर। ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो, तो इसकी यूनिट बन जाएगी महो पर मीटर, या आपको सीमेंस पर मीटर भी लिखा मिल सकता है।
अब इन चारों की बेटा आपको यूनिट पता होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो सबके सिंबल लिखूंगा मैं। रेजिस्टेंस, इसकी बेटा यूनिट क्या होती है हमारे पास में? ओम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो बेटा देखो दोनों में आर आर से स्टार्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो दोनों में सेम सेम सी यूनिट आएगी। इसमें ओम है तो इसमें भी ओम आएगा ही। इसकी होती है ओम मीटर। फिर एक हमने क्या लिखा? कंडक्टेंस, चालकता, इसकी क्या होती है? महो या सीमेंस। और कंडक्टिविटी की क्या होती है? महो पर मीटर। बेटा एक साथ लिख लेना इन्हें ताकि याद करना आपके लिए आसान रहे। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों में सिमिलरिटी आएगी। तो रेजिस्टेंस में अगर ओम है तो रेजिस्टिविटी में भी ओम दिखेगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी दोनों में सी सी लिखा है तो इनमें भी सिमिलरिटी आएगी। यहाँ महो है तो यहाँ महो पर मीटर, या सीमेंस पर मीटर। एक बार ये उतार लो। तो मैं बताओ कि क्या चारों की इनकी यूनिट याद रखोगे? इनमें याद रखना ये रेजिस्टिविटी जो है ओम मीटर वाली सबसे ज़्यादा संभावना इसकी होती है आने की। या फिर वो कंडक्टेंस, चालकता का पूछता है महो लिखकर। एक बार यहाँ तक का उतार लो। अश्वनी, शुभम, मनन, संजय सब लिखो बेटा यहाँ तक। निकले से मैंने अच्छा, एक बेटा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। तो टेम्परेचर पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर हम आएंगे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन ये करो। इसने लिखा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर, चालक के आकार रूप से स्वतंत्र है। यानी उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि चालक जो है, कंडक्टर जो है, उसकी लंबाई कैसी है, उसकी मोटाई कैसी है, उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप, तो बेटा साइज और शेप से इंडिपेंडेंट कौन होता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती नहीं कि लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, उसका शेप साइज क्या है। भाई रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है ना, ये तो लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी डिपेंड करता है। और कंडक्टेंस, चालकता होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस लंबाई मोटाई पे डिपेंड करेगा तो कंडक्टेंस भी लंबाई मोटाई पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जो हमें स्वाति, राहुल, अभिषेक, पायल, दीप्ति ने सबसे पहले बताया 24वें का सी आएगा। तो रेजिस्टिविटी को इस बात से मतलब नहीं है कि चालक का रूप आकार क्या है। तुषार, लक्की, बहुत बढ़िया, सबका ठीक। एक क्वेश्चन ये देखो, इसके बेटा क्या होगा? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। पंकज कह रहे क्वेश्चन नंबर 24 का डी, और आयुष ने भी गलत कर दिया। अरे वो कह रहा है कि चालक के रूप आकार से स्वतंत्र है। भाई रेजिस्टिविटी बताया तो प्रतिरोधकता तार की लंबाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। लंबा तार है कि मोटा, उसका शेप साइज क्या, उस पर डिपेंड ही नहीं करती। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध तो लंबाई मोटाई सब पे डिपेंड करता है। और कंडक्टेंस चालकता भी करेगी क्योंकि कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस ही तो है। आयुष और ये पंकज, ये दो बच्चे ऐसे जिसने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। तो बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट पूछ रहा है तो क्या है? ओम मीटर, है ना। ओम तो रेजिस्टेंस की होती है, कूलम चार्ज की, और एम्पियर करंट की। अब वापस आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव।
प्रतिरोध पर पूछे चाहे प्रतिरोधकता पे, सेम ही बताना है। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। धीरज, पूजा, मनन, आकांक्षा, वसुंधरा, सबका पिछला क्वेश्चन ठीक था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने पर, मान लो कि मेरे पास कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि तापमान बढ़ेगा, मटेरियल और गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता होगा कि घटता होगा? क्या लगता है आपको? भाई टेम्परेचर का प्रभाव तो पड़ता है, पर बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? देखो बेटा, टेम्परेचर के बढ़ने पर किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, और टेम्परेचर के बढ़ने पर किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस घट भी सकता है। दोनों काम हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो बढ़ेगा कब और घटेगा कब? हाँ, एक सुमन ने अच्छा लिखा, बेटा तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, किसका? कंडक्टर्स का, चालकों का। अगर आपके पास में कोई मेटल है, सोना, चांदी, तांबा है, तो बेटा जो कंडक्टर होते हैं ना, इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। सबका आंसर जा रहा है सूरज, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी कंडक्टर का। मान लो कि मेरे पास कॉपर का तार है, अगर ज़्यादा गर्मी हो गई ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक का। तो सेमीकंडक्टर में जैसे मैंने आपको बताया था सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इनका घटता है, अर्धचालक का। अब हम क्या करेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले बेटा मैं नीचे वाली लाइन पकड़ रहा हूँ, इसे डिटेल में समझते हैं। हमने क्या देखा कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घट रहा है। तो इसका मतलब है कि उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को घटाना शुरू करें तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। भाई अगर बढ़ने पे घटता है तो घटने पे बढ़ना चाहिए ना, तो चलो टेम्परेचर घटा देते हैं। आपकी क्लास में मैंने हीट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसका हम यूज करेंगे। अभी टेम्परेचर घटा रहे हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस, -20, -50, -100, -150, -200, -250, -260, -270। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 सबसे कम बेटा तापमान कितना हो सकता है? हीट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे कम तापमान हो सकता है 0 केल्विन। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन कर दूं, घटा घटा के 0 केल्विन, तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इन्फिनाइट, अनंत हो जाएगा, अनंत रेजिस्टेंस। और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस तो इंसुलेटर, कुचालक का होता है। यानी कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। 0 केल्विन वो तापमान है जिस पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी करंट पास वास नहीं करेगी, बिल्कुल प्लास्टिक रबड़ की तरह हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करते हैं? 0 केल्विन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एट 0 केल्विन। जितनी लाइनें लिखूंगा सारी काम की हैं ये। एट 0 केल्विन, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो -273.15 डिग्री सेल्सियस। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन पर अर्धचालक नमस्कार। हाँ आ जाऊंगा मैं, मेरी क्लास 2 बजे तक है बस। कितना तक आऊँ? चार बजे तक है। ठीक है, मैं नीचे आ जाऊँ, मैं नीचे रहूँगा, मैं फ़ोन कर दूँगा, नीचे आ जाइए। इधर ही बिल्डिंग के नीचे, आदर्श नगर तो आना है ये काम। तो कोई नहीं, गांधी घर मिल जाऊंगा मैं, मेरे लिए और अच्छा रहेगा। हाँ गांधी घर मिल लीजिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
गांधी तो फिर आकाश को लेकर जाओगे? ठीक है, आकाश को लेकर जाना, मैं वहीं मिलूंगा ठीक 4 बजे गांधी का, ठीक है? ओ, जीरो केल्विन पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। जीरो केल्विन पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अच्छा, एक चीज देखना यहाँ पे बेटा, जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर बन गया इंसुलेटर, कुचालक। यानी इंसुलेटर बनने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा, इनफाइनाइट, अनंत, और कंडक्टेंस, चालकता कितनी होगी, जीरो। तो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। वो कहेगा कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कब बनेगा, जीरो केल्विन पर, या पूछ लेगा कि जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। भाई जब जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन गया तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध इसका अनंत हो जाएगा, और कंडक्टेंस, चालकता कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, हमने रात वाली क्लास हमने लिए भी थे। ये देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताओ कि इसका आंसर बेटा इनफाइनाइट है कि जीरो है। ये सबको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, आयुष, मनन, सूरज, करो सब। सचिन का एक आंसर हमारे पास उससे फर्स्ट आया। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसने कहा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बेटा एब्सोल्यूट जीरो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। तो कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ए सेमीकंडक्टर। तो बेटा जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर बन जाता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत, इनफाइनाइट। तो नहीं, हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन, जो मैं दीपक, पूजा, सुमन, पायल, धीरज सबने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड। अब ये वाला, अगले वाला बताना, एट जीरो केल्विन कंडक्टेंस। तो बेटा कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। रेजिस्टेंस अनंत, और कंडक्टेंस क्या होता है, जीरो। एक ऋतु का गलत है पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। तो जीरो केल्विन बेटा उसने पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है कि कंडक्टेंस पूछा, उसे ध्यान से पढ़ना है आपको, ना ऐसे तुक्केबाजी नहीं करनी। अच्छा, अब यहां जाओ। अब ऊपर वाला हिस्सा देखो, अगर हमें ध्यान से देखेंगे, जो कंडक्टर होते हैं चालक, तो टेम्परेचर बढ़ने पे इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटने पे इनका रेजिस्टेंस घटना चाहिए ना। यहाँ तो सीधा सीधा काम हो रहा है भाई, अगर बढ़ने पे बढ़ रहा है तो घटने पे घटेगा, है ना। सर मेटल में भी सेम इफेक्ट होगा, नहीं मेटल में अलग है ना, मेटल अलग चीज़ है, कंडक्टर वहाँ पे अलग, देखो यहाँ अलग इफेक्ट है। बट यहाँ टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कंडक्टर यानी कि मेटल में टेम्परेचर घटने पर तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो टेम्परेचर घटाते हैं, 0, -20, -50, -100, -150, -250, -270। अरे बेटा मैं टेम्परेचर कम करता रहूँ, तो बेटा क्या होगा, इधर रेजिस्टेंस घटते 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 जीरो ही हो जाएगा। जीरो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मजा आ गया। अब उसे हम कंडक्टर नहीं कहेंगे, अब इसे हम इज्जत देंगे, इसे हम कंडक्टर नहीं, सब कहेंगे सुपर कंडक्टर, इसे हम कहेंगे चालक नहीं, अति चालक। तो कंडक्टर जो है ये सुपर कंडक्टर में चालक जो है अति चालकों में बदल जाते हैं बहुत ही कम तापमान पे। यानी कि अगर तापमान बहुत ही हम कम कर दें, 0 केल्विन के आसपास 2-4 केल्विन कर दें, वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है वैसे। अगर हम टेम्परेचर बहुत ही कम कर दें, समझो कि 260-70 कर दें माइनस में, और बहुत ही कम तापमान कर दें, तो रेजिस्टेंस घटते 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 जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ऐसे कंडक्टर को हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, at very low temperature conductors behave like a superconductor। अत्यधिक कम तापमान पर
अत्यधिक कम तापमान पर, अत्यधिक कम तापमान पर चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। कंडक्टर्स बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर, तो चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करेंगे। अत्यधिक कम तापमान का मतलब है, अगर आप एक एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल एट 4.2 केल्विन, 4.2 का मतलब है -268.8 डिग्री सेल्सियस। एट 4.2 केल्विन मरकरी बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। हिंदी में लिखेंगे 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर, 4.2 केल्विन अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। मरकरी को बोलते हैं हिंदी में पारा। तो बेटा देखो मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैंने कहा कि जो कंडक्टर होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस घटना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर घटा के बहुत ही कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस घटते घटते एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर जो कंडक्टर है इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो हमने वही तो लिखा है, एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स जो है वो बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टर की तरह। सुपर कंडक्टर का मतलब है जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो इसका एग्जांपल हमने लिखा कि 4.2 केल्विन पर मरकरी जो है वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सुपर कंडक्टर के हम यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सुपर कंडक्टर अतिचालक में लिखेंगे, सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर, सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर which provides minimum to minimum resistance। ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 0 ओम। अति चालक वह चालक है, अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर विच प्रोवाइड्स मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर विच प्रोवाइड्स मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। अब देखो इस सब जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारे से अलग अलग पेपर में पूछे गए। जैसे बेटा उसने क्वेश्चन ही पूछा कि सुपर कंडक्टर आर दो एलिमेंट अति चालक क्या हैं, तो उसने लिखा कि हुज कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। बेटा मेटल यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं, ये कह रहा है सुपर कंडक्टर। तो लिखा हुज रेजिस्टेंस फॉल्स ऑलमोस्ट टू जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर, जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है। आप समझ गए, यही आंसर है भाई। सुपर कंडक्टर मैंने क्या लिखवाया, सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर विच प्रोवाइड्स मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखा हमने लगभग जीरो, यानी सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस ये समझ लो कि लगभग जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा इसका, बी ऑप्शन है ना। तो एक और आया सही, व्हाट इज इन सब्सटेंस दैट मेक्स इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। पदार्थ में वह क्या है जो इसे सुपर कंडक्टर पदार्थ बनाता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा है सुपर कंडक्टर जो है इनका जो रेजिस्टेंस है नेगेटिव, गलत, वैल्यू रेजिस्टेंस की बहुत कम, अगर जीरो ही मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। रेजिस्टेंस कुछ होगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी जीरो। तो बेटा इनका रेजिस्टेंस लगभग जीरो ही तो होता है, तो जीरो ज़्यादा अच्छा आंसर है भाई। रेजिस्टेंस बहुत लो में तो 2 ओम भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 ओम को भी आप लो कह सकते हो। अगर जीरो ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 30वें का आएगा डी आंसर यहाँ पे। अच्छा जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था शायद वो भी 30वां ही था ना। अच्छा ये भी 30 था, इस वाले 30 का बी है। अच्छा मैंने दूसरा पूछा है, इस वाले 30 का डी आंसर है। ठीक, एक दो जाते जाते चलो अब तो आपका ये हो गया सेशन कंप्लीट। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।